कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अग्निवीर की नज़रें विशु के चेहरे पर टिकी हुई थी, जैसे वो उस मासूम चेहरे के पीछे छिपे हुए हर डर, हर याद और हर अनकही बात को पढ़ लेना चाहता हो। उसने धीरे लेकिन गंभीर आवाज़ में कहा, विशु, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। उसकी आवाज़ में डांट नहीं थी, पर वजन इतना था कि विशु की उंगलियां कांप गई। उसने चम्मच धीरे से प्लेट में रख दिया, आंखें झुका ली और भर्राई आवाज़ में बोली, मुझे मुझे घर जाना है सुपर हीरो, यहाँ भीड़ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अग्निवीर का दिल उस आवाज़ में छुपे डर को पहचान गया। उसने तुरंत कुर्सी से उठकर विशु को अपने पास बुलाया और बिना कुछ कहे उसे अपनी गोद में उठा लिया, जैसे कोई पिता डरे हुए बच्चे को संभालता है। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत नरम लहजे में कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी दीदी की ज़िंदगी में खुशियाँ आए? क्या तुम नहीं चाहते कि वो कभी रोए नहीं, हमेशा मुस्कुराए? विशु की पलकें भीग गई, पर उसने सिर हिलाया। अग्निवीर ने उसकी ठुड्डी हल्के से ऊपर उठाई ताकि वो उसकी आंखों में देख सके और बोला, मैं जानना चाहता हूँ विशु कि तुम्हारी दीदी को मंडप में किसने बैठाया? कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उसे मुझसे शादी करनी पड़ी, वो भी बिना सच बताए? क्या तुम नहीं चाहोगी कि मुझे सच्चाई पता चले ताकि मैं उसकी तकलीफ समझ सकूं? विशु के होठ कांप रहे थे। उसने डरते डरते कहा, सुपर हीरो, मैंने बोला था दीदी से कि आपको सब सच बता दे, पर दीदी कहती थी कि अगर आपको सच्चाई पता चली तो आप बहुत गुस्सा हो जाओगे और हमें घर से निकाल दोगे। अग्निवीर की आंखें एक पल को बंद हो गई, जैसे किसी ने भीतर कुछ चुभा दिया हो। उसने तुरंत विशु के माथे को चूम लिया और बहुत गहरे विश्वास से बोला, कोई गुस्सा नहीं होगा विशु, मैं वादा करता हूँ, तुम बस सच बता दो। आखिर तुम्हारी दीदी मंडप में कैसे पहुंची और हमारी शादी कैसे हुई? विशु ने उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़ लिया, जैसे वही उसका सहारा हो। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने हिचकियों के बीच कहा, एक बात पूछो सुपर हीरो, क्या आप खुश नहीं हो मेरी दीदी से शादी करके? क्या आप उनको प्यार नहीं करते? आप उन पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? वो बहुत रोती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो छुप कर रोती है ना। मैं सोने का नाटक करता हूँ। अग्निवीर की सांसें जैसे रुक गई। वो 2 मिनट तक बिल्कुल शांत बैठा रहा, आंखें बंद, माथे पर हल्की सिकन, जैसे अपने अंदर के तूफान को रोक रहा हो। फिर उसने धीरे से आंखें खोली और बहुत थकी लेकिन सच्ची आवाज में कहा, अच्छा ये बताओ विशु, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ कि मैं बिना वजह किसी पर गुस्सा करूँगा? क्या मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ? विशु ने तुरंत ना में सिर हिलाया। नहीं सुपर हीरो, आप मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करते। अग्निवीर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम ईसा के सगे छोटे भाई हो, काव्या के भाई नहीं हो तुम। और ये बात मुझसे छुपाई गई। मुझे ये भी बताया गया कि तुम किसी और के बच्चे हो, और ये सब झूठ था। तुम्हारी दीदी ने मुझसे तुम्हारे बारे में भी झूठ बोला, शादी के बारे में भी झूठ बोला। उसने मुझे कभी सच नहीं बताया। तो बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? जब दिमाग में ये सब आता है तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे दुख देना चाहता हूँ। उसकी आंखों में आंसू देखता हूँ तो लगता है किसी ने मेरे सीने में कुछ तोड़ दिया हो। विशु ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, समझ भी थी। उसने धीमे से कहा, मुझे मुझे आप पर पूरा भरोसा है सुपर हीरो, पर मैं डरता हूँ दीदी को खोने से। दीदी बहुत रो चुकी है जिंदगी में। मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। उनकी आंखों में आंसू मुझे चुभते हैं। क्या आपको बुरा नहीं लगता जब वो रोती हैं? मुझे लगता है जैसे मैं खुद को चोट पहुंचा रहा हूँ। इसलिए तो सच जानना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी दीदी सच में मजबूर थी, अगर उन्होंने झूठ किसी डर से बोला, तो मैं उसे सजा नहीं दूंगा, मैं उसे समझूंगा। पर मुझे सच जानना होगा विशु, नहीं तो ये गलतफहमी हम तीनों को जला देगी। उसने विशु को और कसकर सीने से लगाया, जैसे उसे भरोसा दे रहा हो कि वो अकेला नहीं है, और बहुत नरमी से बोला, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी दीदी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अगर वो सच्ची है तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। बस मुझे बता दो, उस दिन मंडप में क्या हुआ था और उसने तुम्हारे बारे में झूठ क्यों बोला? विशु की उंगलियां अब भी उसकी शर्ट पकड़े थी। उसकी आंखों में डर, भरोसा, प्यार और टूटती हुई यादें एक साथ तैर रही थी।
और वो उस सच की दहलीज पर खड़ा था जिसे बोलते ही सब कुछ बदल जाने वाला था। विशु की आवाज़ अब पहले जैसे टूटी हुई नहीं थी, वो अभी भी रो रहा था, लेकिन जैसे भीतर कोई गांठ खुल गई हो। वो धीमे धीमे रुक रुक कर सब बताने लगा। अग्निवीर बिल्कुल स्थिर खड़ा था, उसकी गोद में सिमटा वो बच्चा जैसे सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सालों का दबा हुआ डर उड़ेल रहा था। सुपर हीरो, जिस दिन आपकी और काव्या दीदी की शादी होने वाली थी ना, उसी दिन सुबह काव्या दीदी के पास एक फ़ोन आया था। फ़ोन सुनते ही उनका चेहरा बदल गया था, वो बहुत डर गई थी। मैं उनके पास ही था। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा, पर मैं दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। उनकी आवाज़ काँप रही थी, बार बार बोल रही थी, अभी, आज ही नहीं, ये मुमकिन नहीं। फिर उन्होंने दीदी यानी ईशा दीदी को बुलाया। दीदी जब अंदर आई तो काव्या दीदी ने उनका हाथ पकड़ लिया, बहुत जोर से, जैसे कोई डूबता हुआ तिनके को पकड़ता है। उन्होंने कहा, तुम कुछ देर मेरी जगह मंडप में बैठ जाओ, बस थोड़ी देर। मैं शादी होने से पहले वापस आ जाऊंगी। बहुत ज़रूरी काम है, वरना मैं खुद कभी नहीं जाती। दीदी ने तुरंत मना कर दिया था। बोली थी, ये मजाक मत करो, ये शादी है, जिंदगी है, मैं नहीं बैठ सकती, किसी के जीवन का सवाल है ये। पर काव्या दीदी रोने लगी, सच में रोने लगी। उन्होंने दीदी का हाथ पकड़कर कसम दिलाई, अगर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानती हो तो मेरी जगह दुल्हन बन जाओ। जब तक मैं नहीं आऊँ घूंघट मत उठाना। मैं विशु को भी साथ ले जा रही हूँ ताकि कोई तुम्हें और ना ढूंढ सके। मैं सबको बोल दूंगी तुम किसी काम से बाहर गई हो और मैं तैयार होने जा रही हूँ, बस थोड़ी देर की बात है। विशु की उंगलियां अग्निवीर की शर्ट को कसकर पकड़ी हुई थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी। फिर उन्होंने दीदी को दुल्हन के जोड़े में तैयार किया और मुझे साथ लेकर बाहर पीछे के दरवाजे से चली गईं। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। फिर हम एक अजीब सी जगह गए, वहाँ एक गंदे से अंकल खड़े थे, उनकी आंखें अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने काव्या दीदी से कहा, आज ही निकलना होगा, अभी देर नहीं कर सकते। फिर दोनों थोड़ी दूर जाकर धीरे धीरे बात करने लगे। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, पर काव्या दीदी बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रही थी, जैसे डर रही हूँ। फिर उनका फ़ोन बजा, उन्होंने ईशा दीदी को फ़ोन किया और बोली, तुम्हें ही मेरी जगह दुल्हन बनकर बैठना पड़ेगा। दीदी ने बहुत मना किया, बहुत। वो रो पड़ी थी, बोली, मैं नहीं कर सकती, ये गलत है, मैं सबको बता दूंगी। तब काव्या दीदी की आवाज़ बदल गई, वो सख्त हो गई। उन्होंने कहा, अगर तुमने शादी नहीं की तो बिशु तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अगर उसे सही सलामत देखना चाहती हो तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। ये कहते कहते विशु की आवाज़ फिर भर्रा गई, सुपर हीरो, मैंने सब सुन लिया था। मैं रोने लगा। मैंने कहा, मुझे घर जाना है, दीदी के पास जाना है। तो उस अंकल ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैं चुप हो गया। बहुत दर्द हुआ था सुपर हीरो। काव्या दीदी ने रोका भी, बोली, उसे मत मारो। पर फिर भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। अग्निवीर की आंखों में खून उतर आया था, पर उसकी हथेली अभी विशु के सिर पर थी। कोमल, सुरक्षित। फिर शादी हो गई, आपकी और दीदी की, विशु बोलने लगा। और एक दिन बाद काव्या दीदी और वो अंकल सिंगापुर चले गए, मुझे वहीं छोड़ गए। जाते समय उस अंकल ने मुझे धमकी दी, बोला, अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी दीदी को जान से मार देंगे। मैं चुप हो गया, मैं कुछ नहीं बोला, मैं बस रोता रहा। दीदी को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था, अगर आपको पता चलता तो आप गुस्सा हो जाते। दीदी कहती थी, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बड़ी जगह के हो, हम लोग छोटे हैं, आप बराबरी नहीं मानोगे। इसलिए उन्होंने आपको मेरे बारे में भी झूठ बोला, बोला मैं काव्या दी का भाई हूँ, अपना नहीं। विशु अब बुरी तरह कांप रहा था। सुपर हीरो, मेरी दीदी बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, वो किसी की जगह नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने मेरी वजह से शादी की, क्या आप उन्हें छोड़ दोगे? क्या आप ये शादी तोड़ दोगे? फिर हम कहाँ जाएंगे सुपर हीरो? उस सवाल ने जैसे समय रोक दिया। अग्निवीर ने विशु का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया, उसके गालों पर बहते आंसू पोंछे, उसके माथे, आंखों, गालों को बार बार चूमा। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी पर मजबूत थी। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, ना तुम्हारी दीदी और ना तुम। अब तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। ये कहते हुए उसके भीतर सालों का जमा हुआ अभिमान ढह रहा था। उसे याद आया कैसे शादी के बाद उसने ईशा को बोलने तक का मौका नहीं दिया था, कैसे उसकी हर चुप्पी को उसने दोस्त समझा, हर आंसू को नाटक। उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि शायद उसके भीतर कोई ऐसा डर होगा जो शब्दों से बड़ा है। उसने सिर झुका लिया। विशु उसके सीने से लगा था और उसकी शर्ट भीग चुकी थी।
अग्निवीर की आंखें बंद थी, पलकों के पीछे जलन थी। एक बूंद निकल ही गई। उसने तुरंत सांस रोकी, खुद को संभाला, पर सच अब साफ था। जिस लड़की को वो अब तक मजबूरी समझता रहा, पर वो तो किसी और की मजदूरी ढोती रही। उसकी आंखें लाल हो गई थी, पर उस लालिमा में गुस्सा से ज्यादा पछतावा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि मैं तुम्हारा भरोसा जीत कर रहूंगा। काव्या, सजा तो तुम्हें ऐसी देता कि जिंदगी भर याद रखती, लेकिन तुम्हारी वजह से ईसा मेरी जिंदगी में आई। इस वजह से तुमको माफ करता हूँ। कभी मेरे सामने मत आना, वरना मेरी ईसा को तकलीफ पहुंचाई है तुमने। तुम्हारा क्या हाल करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। लेकिन अभी तुम्हारा एहसान है, ना तुम मंडप से जाती और ना ही ईसा मुझे मिलती। शायद ये कान्हा जी का ही फैसला था मेरे लिए। दादी सही कहती है, ईसा सिर्फ मेरे लिए बनी है। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अब उसकी आंखों में कोई भी आंसू नहीं था, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। घर के भीतर दोपहर की धूप आंगन से सरकती हुई दालान तक चली आई थी। हल्की सी गर्माहट रसोई से आती, देसी घी और तड़के की खुशबू। और उसी के बीच दादी माँ अपनी चेयर पर टेक लगाए बैठी थी। नजर बार बार सामने बैठी ईसा पर जा टिकती थी, जो चुपचाप सब्जियां काटते काटते जैसे कहीं और खोई हुई थी। दादी माँ ने आंखें सिकोड़ कर उसे देखा और होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। ओहो, हमारी नई नवेली दुल्हन तो आज बहुत गुमसुम है। ऐसा नहीं चलता बिटिया, थोड़ा सच संवर कर रहा करो। तुम्हारे पति की नज़र तुम पर से हटनी ही नहीं चाहिए, पर तुम हो कि जैसे साध्वी बनकर बैठी रहती हो। ईसा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। होठों पर हल्की झेपी हुई मुस्कान आई, पर आंखों की थकान छिप न सकी। दादी माँ का पूरा ध्यान अब उसी पर था। और सुन, पतियों को रिझाने के गुण भी होने चाहिए पत्नी में। ऐसे सूखे सूखे चेहरे से कोई दिल जीता जाता है क्या? जरा काजल लगा लिया करो, चूड़ी पहन लिया करो, मुस्कुरा लिया करो। अरे, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। पत्नी को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाया करो, गरम फुल्का, उसकी पसंद की सब्जी, मीठे में कुछ। देखना कैसे खुद तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। दादी माँ की आवाज़ में चुटकी भी थी, अपनापन भी, और कहीं ना कहीं एक पीढ़ी का सीधा साधा अनुभव भी। और ईसा के दिमाग को डाइवर्ट करना चाहती थी वो। उसे दुखी देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ईसा उन्हें देखती रही, जैसे इन बातों में छिपा स्नेह पी रही हो। फिर धीरे से उठी, उनके पास आई और बिना कुछ कहे उनके घुटनों के पास फर्श पर बैठ गई। अपना सिर उनकी गोद के पास ले आई। दादी माँ, क्या मैं आज आपकी गोद में सिर रख कर लेट जाऊं? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने भीतर की दीवार तोड़कर शब्द बाहर निकाले हों। दादी माँ का चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। उन्होंने उसके बालों पर हाथ फेरा। अरे पगली, इसमें पूछने की क्या बात है? आजा मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ ही तो हूँ। मेरी गोद तेरे लिए हमेशा खाली है। दोनों हाथ फैलाकर तेरा इंतजार करती हूँ मैं। उन्होंने सच में दोनों हाथ फैलाए और ईसा को खींचकर अपनी गोद में लिटा लिया। जैसे ही उसका सिर उनकी गोद में टिका, ईसा की पलकों ने हार मान ली। आंखों से दो गर्म आंसू किनारों से फिसल कर कनपटियों की ओर बह चले। दादी माँ उसका सर सहलाती रही, पर ईसा के भीतर विचारों का तूफान उठ चुका था। मैं तो आज रात ये घर छोड़ने का सोच रही थी, और यहाँ दादी माँ मुझे अपनी बच्ची कह रही हैं, इस घर में जगह दे रही हैं। और मैं, उसके सीने में कसाव बढ़ा। उसे वो पार्टी याद आ गई, अग्निवीर की आवाज़ सबके सामने, मेरी बीबी, फिर गुस्सा। मेरी बीबी की आंखों में आंसू। क्या वो सच में परवाह करते हैं या बस अहम था? और फिर वो दूसरी बात, बिसु मेरा साला है, ईसा का भाई। ये वाक्य उसके कानों में फिर गूंज गया। उसका दिल धक से रह गया। क्या क्या इन्हें पता चल गया है कि विशु मेरा सगा भाई है? अगर पता चल गया है तो इन्होंने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं, कुछ कहा क्यों नहीं? क्या वे अंदर ही अंदर और नाराज हो गए हैं? ये सोचते ही उसके पेट में जैसे ठंडा डर बैठ गया। उसने झटके से आंखें खोली, उठ बैठी। दादी माँ चौंकी। क्या हुआ बच्चा? ईसा ने जल्दी से आंसू पोछे बनावटी सामान्य स्वर में बोली। कुछ नहीं दादी माँ, बस थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आती हूँ। दादी माँ ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। जा, पर ज्यादा सोच मत, सब ठीक होगा। ईसा ने सिर हिलाया, पर उसके कदम तेज थे। वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे तक आई, दरवाज़ा बंद किया, पीठ दरवाजे से टिकाई और गहरी सांस ली, जैसे अब तक खुद को रोके हुई थी। उधर उसी समय शहर की सड़क पर गाड़ी घर की ओर मुड़ चुकी थी।
अग्निवीर ड्राइव कर रहा था, चेहरा गंभीर, पर आंखों में पहली वाली कठोरता नहीं थी। बगल वाली सीट पर विशु बैठा हुआ था, थका हुआ, पर उसके चेहरे पर हल्की सी राहत थी, जैसे बहुत भारी बोझ उतर गया हो। अग्निवीर ने एक हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर रखा। डर खत्म, समझे? अब तुम्हारी दीदी को कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही तुम्हें। जो दिन तुम दोनों ने देखे हैं वो अब खत्म। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी। ये मेरा वादा है तुमसे विशु। विशु ने उसकी तरफ देखा, आंखें लाल थी पर उनमें भरोसा था। सच सुपर हीरो? अग्निवीर ने हल्की मुस्कान दी। सुपर हीरो झूठ बोलते हैं क्या? गाड़ी घर के गेट के भीतर दाखिल हुई और उसी वक्त ऊपर बालकनी के पर्दे के पीछे खड़ी ईसा ने अनजाने में नीचे झांका। गाड़ी रुक रही थी। अग्निवीर उतर कर दूसरी तरफ घूम रहा था। विशु को संभाल कर उतार रहे थे, बहुत कोमलता से, जैसे कांच का कोई खिलौना हो। ईसा का दिल और उलझ गया। ये कौन सा रूप है उनका? अग्निवीर ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, भीतर की जानी पहचानी खुशबू, दीवारों की शांति और उस घर की धड़कन जैसे एक साथ उसकी सांसों में उतर गई। उसके पीछे पीछे विशु छोटे कदमों से भीतर आया, पर जैसे ही उसकी नज़र हाल में बैठी दादी माँ पर पड़ी, वो सब भूल कर दौड़ पड़ा। दादी माँ, उसकी आवाज़ में मासूम खुशी थी। दादी माँ ने चश्मा ऊपर किया ही था कि छोटा सा शरीर आकर उनसे लिपट गया। अरे मेरा शेर आ गया। उन्होंने उसे सीने से लगाया, माथा चूम लिया। कहाँ गया था तू? कितना समय लगा दिया? विशु एक ही सांस में बोलने लगा। दादी माँ, हम बहुत बड़े मॉल गए थे। सुपर हीरो ने मुझे इतने सारे कपड़े दिलाए। ये देखो। वो बैग खोल खोल कर दिखाने लगा। छोटी जीन्स, रंगीन टी शर्ट, जूते जिनमें लाइट जलती थी और एक कैप जिसे वो बार बार पहनकर उतार रहा था। और क्या खाया? दादी माँ ने मुस्कुराकर पूछा। विशु की आंखें गोल हो गई। दादी माँ, इतनी बड़ी आइसक्रीम और गोल गोल ब्रेड जैसा और लंबी लंबी नूडल्स। और वो शब्द ढूंढते ढूंढते हंस पड़ा। दादी माँ उसकी बातों में खो गई। उनके चेहरे पर संतोष था, जैसे घर में लंबे समय के बाद बच्चे की खिलखिलाहट गूंजी हो। अग्निवीर दरवाजे के पास खड़ा ये सब देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखें किसी और को ढूंढ रही थी। अनजाने में उसकी नज़र ऊपर उठी। बालकनी की रेलिंग के पीछे हल्का सा पर्दा हिला और एक पल को उसे लगा जैसे ईसा वहीं खड़ी थी। एक झलक, बस एक झलक, और उसकी धड़कन एकदम तेजी से धड़कने लगी थी। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे सीढ़ियां चढ़ गया। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने दरवाज़ा हल्के से खोला। भीतर हल्की सी ठंडक थी। ईसा अलमारी के पास खड़ी थी, शायद अभी अभी आई थी। वो उसे देखकर ठिठकी। अग्निवीर ने जैसे सामान्य स्वर बनाने की कोशिश की। ईसा, मेरी शर्ट और लोअर निकाल देना, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। उसका नाम उसके मुंह से सुनते हुए ईसा का हाथ अलमारी के हैंडल पर रुक गया। उसने पलटकर अग्निवीर को देखा। चेहरे पर हैरानी, हल्का सा संकोच और भीतर उठती अनकही लहरें। जी, बस इतना ही कह पाई। अग्निवीर वॉशरूम की ओर बढ़ गया, पर उसके मन में अस्पष्ट था, सच्चाई की बातें बाद में। पहले वो दूरी पिघलनी चाहिए। पहले उसे ये एहसास होना चाहिए कि वो अकेली नहीं है। एक भरोसा उसे मुझ पर होना चाहिए। इधर ईसा ने अलमारी खोली, सावधानी से एक सिल्वर ग्रे टी शर्ट और काला लोअर निकाला, बेड पर करीने से रख दिया। उसकी उंगलियां कपड़े सीधा करते हुए हल्का कांप रही थी। वो मुड़ी ही थी कि अचानक सामने दीवार जैसा कुछ आया और अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ा, पर गिरने से पहले ही दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। एक पल, बस एक पल, और अग्निवीर की बाहों में थी वो। उसका हाथ अनजाने में उसकी शर्ट को पकड़ चुका था। दोनों की सांसें जैसे एक ही लय में अटक गई थी। ईसा ने ऊपर देखा, इतना पास। उसने शायद पहली बार इतनी नज़दीक से उसकी आंखों में देखा। वहाँ गुस्सा नहीं था, कुछ और था। अग्निवीर भी उसे देखता रहा। उसके चेहरे की थकान, आंखों के कोनों में छिपा डर और उस सब के पीछे की मासूमियत उसे जैसे भीतर तक छू गई। उसका हाथ अब भी ईसा की कमर को थामे था, पर पकड़ में कोई जोर नहीं। ईसा की पलकें झुक गई, पर वो हट भी नहीं पाई। कमरे में अजीब सी शांति फैल गई, जिसमें सिर्फ दो धड़कने की आवाज़ थी। ईसा अचानक अपनी ही धड़कनों की आवाज़ से चौंक कर हल्का सा होश में आई। उसकी पलकों ने कांप पर उठने की कोशिश की, पर अग्निवीर की नज़रों की तपिश जैसे उसे फिर से पिघला देना चाहती थी। वो नज़रें जिनमें अब गुस्सा नहीं था, सवाल नहीं थे, बस एक अजीब सी गहराई थी, जैसे बरसों से किसी अपने को ढूंढ कर आखिर पा लिया हो।
अग्निवीर धीरे धीरे उसके और करीब झुक गया, इतनी नज़दीक कि उसकी सांसों की गर्मी ईसा के गालों को छूने लगी। ईसा का पूरा बदन जैसे सिहर उठा। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी शर्ट की सिलवटों को थामने लगी। वो नज़रें हटाना चाहती थी पर हट नहीं पा रही थी, जैसे उन आंखों में कोई जादू था जो उसे बांध रहा था। अग्निवीर की नज़रें उसके लबों पर ठहर गई। एक पल को उसने जैसे खुद से भी इजाज़त मांगी और अगले ही पल बहुत धीमे, बहुत सावधानी से उसके होठों को छू लिया। ईसा की आंखें अपने आप बंद हो गई, जैसे इस स्पर्श में कोई शिकायत नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक अनकहा अपनापन था। अग्निवीर ने महसूस किया कि वो उसके स्पर्श से पीछे नहीं हट रही, बल्कि जैसे धीरे धीरे उसी में पिघल रही हो। उसकी सांसें तेज हो रही थी, उसकी पकड़ मजबूत हो रही थी। उस एक पल में जैसे सारी दूरियां, सारी गलतफहमियां, सारे आरोप कहीं पीछे छूट गए। तभी बाहर से विशु के हंसी की हल्की सी आवाज आई और जैसे किसी ने जादू तोड़ दिया, ईसा की आंखें फट से खुली। उसने खुद को अलग किया, एक कदम घबराकर पीछे हट गई। उसके होठ कांप रहे थे, चेहरा लाल हो चुका था। अग्निवीर ने उसे जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में सवाल। वो धीमे स्वर में बोला, क्या हुआ? मेरा तुम्हें किस करना अच्छा नहीं लगा? क्या तुम खुद को मेरी पत्नी नहीं मानती? मुझसे दूर रहना चाहती हो? उसकी आवाज़ में शिकायत कम, दर्द ज़्यादा था। ईसा की नज़रें उठी और सीधी उसकी आंखों में अटक गई। वो कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ, पर शब्द जैसे गले में अटक गए। वो धीमे से बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अग्निवीर ने बिना नज़र हटाए बेड की तरफ इशारा किया। बैठो। ईसा जाकर किनारे बैठ गई। उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थी, जैसे हर उंगली किसी डर को पकड़े हो। वो बोलना चाहती थी पर आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। अग्निवीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें उसके चेहरे को पढ़ रही थी। बोलो ईसा, क्या कहना चाहती हो? उसकी आवाज़ इस वक्त बेहद नरम थी, इतनी नरम कि ईसा की आंखों में नमी उतर आई। वो बोल नहीं पाई, बस उंगलियां और कसकर उलझ गई। अग्निवीर थोड़ा और करीब आया, धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसका स्पर्श गर्म था, स्थिर था, भरोसा देता हुआ। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उसके हाथों में अपने हाथ महसूस करते ही ईसा के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें बिखरने लगी। वो कांप उठी। अग्निवीर ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। शांत रहो, जो भी है कह दो, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी। ईसा के आंसू अब रुक नहीं पाए। वो उसे कसकर पकड़कर रो पड़ी, जैसे बरसों से जमा दर्द आज रास्ता पा गया हो। उसकी रुलाई धीमी नहीं थी, टूटी हुई थी, हिचकियों से भरी। मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी ज़िंदगी में आना नहीं चाहती थी, पर किस्मत मुझे यहाँ ले आई। मैं आपको दुख नहीं देना चाहती, कभी नहीं। उसके शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। अग्निवीर कुछ नहीं बोला, बस उसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा। उसे रोने दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये आंसू कमजोरी नहीं, उसके जख्मों का बहता हुआ सच है। जब उसकी रुलाई धीरे धीरे थमी, उसकी सांसें सामान्य होने लगी, तब अग्निवीर ने बहुत धीरे से उसे अपने सामने किया। उसके गीले चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, ठीक है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, पर अब जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ गया हूँ, तो क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई तकलीफ़ है? क्या तुम सच में मुझसे दूर जाना चाहती हो? उसके सवाल में डर छिपा था, खो देने का डर। ईसा उसकी आंखों में देखती रह गई। वहाँ गुस्सा नहीं था, बस एक आदमी का सच्चा दिल था जो जवाब चाहता था, पर उसके पास शब्द नहीं थे, वो बस आंसू थे, कांपती सांसें थी, और दिल जो पहली बार ये मानने लगा था कि शायद वो अकेली नहीं है, शायद ये आदमी उसकी किस्मत की सज़ा नहीं, उसका सहारा बन सकता है। अग्निवीर ने बहुत धीरे, बहुत संभल कर अपना हाथ ईसा की तरफ बढ़ाए, जैसे किसी टूटे हुए कांच को छूने जा रहा हो कि कहीं फिर से उसे चोट ना लग जाए। उसकी आवाज़ में आज आदेश नहीं था, अहंकार नहीं था, बस एक सच्चा सा संकोच था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मेरी कोई फीमेल दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? क्योंकि शादी तो गलती से हो गई तुम्हारी मेरे साथ, और पति बनना शायद मुझे भी समय लगेगा इस रिश्ते को पूरी तरह अपनाने में। तब तक क्या हम दोस्त बनकर चल सकते हैं? वो मुस्कुराया, पर वो मुस्कान हल्की नहीं थी, गहरी थी, जैसे वो पहली बार किसी रिश्ते को मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से शुरू करना चाहता हो। ईसा उसकी तरफ देखती रह गई। उस मुस्कान में उसे वो अग्निवीर नहीं दिख रहा था जो हर बात पर तमतमा उठता था।
वहाँ एक सच्चा इंसान था जो रिश्ता थोपना नहीं बनाना चाहता था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। उसने धीरे से उसके बढ़े हुए हाथ को देखा, फिर उसकी आंखों में झांका और बहुत धीमे कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं, मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहती। अग्निवीर की भौहें हल्की सी कुड़ी, पर उसने हाथ पीछे नहीं खींचा। ईसा ने आगे कहा, आप मेरे पति हैं और मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। हमारी शादी चाहे जैसे भी हुई हो, पर मेरे लिए ये शादी है, रिश्ता है। मैं उसे मानती हूँ, उसे सम्मान देती हूँ, चाहे आप मुझे अपनी पत्नी माने या ना माने, पर मैं आपको अपना पति दिल से मानती हूँ। माँ कहती थी पति का स्थान भगवान के बराबर होता है, फिर उनसे दोस्ती कैसे हो सकती है। उसकी आंखें झुकी हुई थी, पर शब्दों में अटूट सच्चाई थी। अग्निवीर उसे देखता रह गया। उस मासूम सोच में कोई दिखावा नहीं था, समर्पण था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या माँ ने ये नहीं कहा कि पति से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, पति जो कहे वो मानना चाहिए। ईसा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और अपने सर को नीचे झुका लिया। हाँ, कहा था। तो ठीक है, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, ये मेरा पहला हुक्म समझ लो। और दूसरा, तुम मुझसे बिना डरे बिना सोचे जो भी बात तुम्हारे मन में हो कहोगी, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, कितनी भी गलती क्यों ना हो, मैं सुनूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। उसने थोड़ा रुक कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना है, मेरे साथ लंच, मेरे साथ डिनर। तुम मेरे बराबर बैठोगी, सिर झुका कर नहीं। और आज से, अभी से मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने के सारे हक, सारे अधिकार देता हूँ। ईसा का चेहरा जैसे सुन्न हो गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये वही इंसान है जो उसकी तरफ देखने से भी बचता था। उसकी आंखों में हिचकिचाती चाहत थी, डर भी था, भरोसा भी। वो एक कदम आगे बढ़ी, बहुत धीरे से बोली, मैं एक बार, बस एक बार आपके सीने से लग जाऊं। अग्निवीर ने बिना एक पल गवाए उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे यही पल वो खुद भी चाहता था। उसकी आवाज़ गहरी थी, पर इस बार नरम भी। पत्नी होने के हक का मतलब समझती हो? मेरे जीवन पर, मेरे फैसलों पर, मेरे सुख दुख पर, सब पर तुम्हारा अधिकार है, और मैं ये अधिकार दे नहीं रहा, मान रहा हूँ। ईसा की आंखों में आंसू बह रहे थे, पर ये दर्द के आंसू नहीं थे। ये वो आंसू थे जो किसी अनाथ दिल को घर मिल जाने पर आते हैं। अग्निवीर की ठोड़ी उसके सिर पर टिकी थी, पर उसके मन में तूफान था। वो सोच रहा था, मैं तुम्हारा भरोसा जीतना चाहता हूँ ताकि तुम खुद आकर अपने दिल की सारी गांठें खोलो। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब तुम मुझसे छुपाना छोड़ दोगी, जब तुम्हें लगेगा कि ये आदमी तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा अपना है। उसने अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत की, जैसे मन ही मन वादा कर रहा हो, अब तुम्हें कभी अकेले नहीं रोने दूंगा। ईसा उसकी धड़कन सुन रही थी और पहली बार उसे लगा ये धड़कन उससे अलग नहीं है। शायद उसकी किस्मत ने उसे सजा नहीं, सहारा भेजा है। अग्निवीर की बाहों में समाई हुई ईसा बाहर से शांत थी, पर भीतर उसका मन जैसे 100 दिशाओं में भाग रहा था। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थी, पर अब उनमें डर कम और एक अनजाना सुकून ज़्यादा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उस पल को भीतर कहीं सहेज लेना चाहती हो। पर मन कहाँ किसी की सुनता है। वही मन अब उसे कुरेदने लगा था। क्या मुझे इन्हें सब सच बता देना चाहिए? शादी से लेकर विसु तक की हर बात, क्या इन्हें जानने का हक नहीं है? ये मेरे पति हैं, मेरे अपने हैं, तो क्या मुझसे जुड़े सच में इन्हें दूर रखना ठीक है? पर जैसे ही ये विचार आता, उसी के साथ दूसरा डर भी सिर उठा लेता। अगर ये गुस्सा हो गए तो? अगर इन्हें लगा कि मैंने इन्हें धोखे में रखा, अभी अभी तो इनके दिल में मेरे लिए एक नरम कोना बनता सा दिखा है। उसकी आंखों की शक्ति पिघल कर अपनापन बनी है। अगर मेरा सच सुनकर वो कोना फिर पत्थर बन गया तो? वो उनके चेहरे को याद करने लगी। अभी कुछ देर पहले वाली मुस्कान कितनी सच्ची थी, कितनी हल्की, कितनी सुकून देने वाली। उसे वो मुस्कान बहुत पसंद आई थी। उसे लगा था जैसे कोई बच्चा पहली बार खिलौना पाकर मुस्कुराता हो, बिना बोझ, बिना बनावट। नहीं, अभी नहीं। उसने मन ही मन सिर हिलाया। अभी ये बात नहीं बतानी, पहले मैं देखूंगी, समझूंगी इनका स्वभाव, इनका मन, उनका गुस्सा उसे सचमुच अच्छा नहीं लगता था। उसने उन्हें गुस्से में देखा था, आंखें सख्त, जबड़ा तना हुआ, आवाज़ भारी और तेज। वो चेहरा उसे डराता था, पर अभी जो चेहरा उसके सामने था, शांत, नरम, थका हुआ लेकिन सच्चा, वही चेहरा उसे अपना लगता था। उसे उसके होठों पर हंसी अच्छी लगती थी, माथे पर सिकन नहीं।
उसने धीरे से अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया, जैसे अपने ही विचारों से बचना चाहती हो। अगर मैंने सब बता दिया और ये दूर हो गए तो ये ख्याल आते ही उसका दिल कस गया। वो अभी ये रिश्ता खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। ये रिश्ता भले अचानक बना हो, पर अब उसके लिए यही उसका संसार था। वहाँ कोई झूठ जीना नहीं चाहती थी, पर सच कहने का सही समय भी तो होता है। एक दिन बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, उसने मन ही मन कहा। पर तब जब इनका भरोसा इतना गहरा हो जाए कि मेरा सच हमें तोड़े नहीं और मजबूत कर दे। उधर अग्निवीर भी चुप था, पर उसकी चुप्पी खाली नहीं थी। आज उसने तय कर लिया था कि वो उस कहानी को छीन कर नहीं पढ़ेगा। वो इंतज़ार करेगा जब ये खुद किताब खोल कर उसके सामने बैठ जाएगी। मैं तुम्हारा भरोसा जीतूंगा, उसने मन ही मन कहा। जबरदस्ती नहीं, हक जताकर नहीं, बल्कि साथ निभाकर। उसे पहली बार समझ आया कि पति होना सिर्फ नाम या अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। किसी के डर को कम करना, उसके आंसू रोकना, उसके मन को इतना सुरक्षित बना देना कि वो अपने घाव खुद दिखा सके। वो चाहता था कि एक दिन ईसा उसके सामने बैठे, बिना कांपे, बिना झिझके, और कहे कि मुझे तुम पर भरोसा है। वो दिन उसके लिए किसी जीत से कम नहीं होगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मैं डेली पार्ट डाल रही हूँ, तो कमेंट और लाइक्स में कमी नहीं होना चाहिए। सच में बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। अगर मेरे द्वारा लाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।